हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। और इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वो को एक सोल्जर के साथ लड़ते हुए देखते हैं। ये वही सोल्जर है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में 3 और सोल्जर्स के साथ देखा था। जिन्वो जैसे ही उसे मारने लगता है तो सोल्जर बोलता है रुको, और उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे मत मारो। हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है। ये लड़की जिन्वो से माफी मांगती है और उसे जिंदा छोड़ने के लिए कहती है। जिन्वो उसे छोड़कर वापस जाने लगता है और तभी वो लड़की जिन्वो की पीठ पीछे उस पे अटैक करती है। उसके अटैक को कीबा अपने जादू से रोक लेता है और वो लड़की फिर से माफी मांगने लगती है और वो फिर से बोलने लगती है कि मुझे छोड़ दो। फिर जिन्वो उससे पूछता है कि क्या तुम अगले फ्लोर का एंट्री परमिट ढूंढ सकती हो क्या। वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें एंट्री परमिट दे सकती हूँ, वो मेरी फैमिली के पास है। वो लड़की कहती है कि मुझे सभी लोकेशंस का पता है जहाँ पर वो अपर लेवल के परमिट मिल सकते हैं। फिर जिन्वो अपनी पावर दिखाते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या। फिर वो जिन्वो की पावर देखते हुए डर कर बोलती है कि हाँ, तुम कर सकते हो। फिर जिन्वो उसे जिंदा छोड़ देता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे परमिट दे देती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इसके बाद हम मेन सिटी को देखते हैं। इस सिटी के ऊपर बहुत सारे चींटी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया होता है और पूरी सिटी इन चींटी मॉन्स्टर्स ने अटैक करके बर्बाद कर दी है। फिर सीन जिन्वो की तरफ शिफ्ट होता है और वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम ईसिल है और मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ राडिरो फैमिली की। फिर जिन्वो बोलता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता था, असल में मैं तो चाहता था कि मुझे कुछ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और जिन्वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें अपने मन में कोई आवाज सुनाई देती है क्या, जैसे कि इंसानों को मारना। फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा इंसानों को मारने की आवाज नहीं सुनाई देती है, पर मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कमांड सुनाई देती है। और जिन्वो उससे और पूछता है कि कौन देता है तुम्हें ये कमांड, कहाँ से हो तुम लोग। तो उस लड़की के साथ सिस्टम भी थोड़ा छेड़खानी करने लगता है और वो आखिर बार बोल के जाती है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। और फिर वो लड़की बेहोश हो जाती है। इधर हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ चेयरमैन गोगुनी और उसके साथ कुछ मेंबर्स भी होते हैं। वो बताते हैं कि इस आंट मॉन्स्टर अटैक में 294 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ हंटर्स भी इसमें मारे जाते हैं, जिनमें से 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर एंड एक बी रैंक हंटर मारे जाते हैं। जिसके ऊपर चेयरमैन गो कहते हैं कि एक मैजिक बीस्ट ने इतना सारा कुछ कर दिया। फिर वहां पर बताया जाता है कि एक ए रैंक हंटर ने फिर उस मॉन्स्टर को मार दिया। फिर चेयरमैन गो बोलते हैं कि उस आंट मॉन्स्टर की ताकत एक ए रैंक के बराबर है और कहते हैं कि हमें जापान से मदद लेनी होगी। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो एक कैसल के सामने पहुंच चुका था। इस कैसल के अंदर ईसिल की फैमिली रहती है, उन्हीं के पास में से जिन्वो को परमिट मिलेगा। फिर हम जिन्वो और एसिल को उस कैसल के अंदर देखते हैं। जिन्वो को देखकर उस कैसल का किंग डर जाता है और किंग एसिल को कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया है कि ये आदमी कितना खतरनाक है जो तुम इसे यहाँ ले आई। ये देखकर उस कैसल के सोल्जर्स जिन्वो को घेर लेते हैं। जिन्वो कहता है कि अगर तुम मुझे परमिट दे देते हो तो मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा। फिर उस कैसल का किंग उसे परमिट दे देता है। किंग बोलता है कि तुम्हें परमिट मिल गया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जिन्वो उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे ये लड़की भी चाहिए क्योंकि इसे पता है कि बाकी ये परमिट कहाँ पर है। फिर उसके बाद हम एक साइंस लैब को देखते हैं जो उस आंट मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रही होती है। उधर एक इंटरनेशनल गिल्ड मास्टर भी होता है। इधर जिन्वो ने 89 फ्लोर क्लियर कर लिया होता है और इग्रिस और टैंक के लेवल भी बढ़ गए होते हैं और अब वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग थे और उनकी स्ट्रेंथ एस रैंक के बराबर पहुंचने वाली है। फिर जिन्वो अगले फ्लोर पर आ जाता है और यहाँ पर मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। फिर वो सभी फ्लोर्स को क्लियर करने लगता है। इधर हम कोरियन हंटर्स एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर हम वो जिनचुल और हंटर चा को देखते हैं। वो बताता है कि हमें चेयरमैन गो की तरफ से कॉल आया है जहाँ पर हमें जीजू आइलैंड पर रेड करना है। जिनचुल चा को बताता है कि कंट्री के सभी एस रैंक हंटर्स को बुलाया गया है। ये सुन के चा मन में बोलती है कि इसका मतलब जिन्वो भी आ रहा है। जिनचुल बताता है कि हमें दूसरी कंट्री के हंटर्स से मिलकर हमें ये मिशन कामयाब करना होगा, मतलब ये लोग जापान के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। इधर जिन्वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है। इधर हम एक फ्लाइंग ड्रैगन को देखते हैं। उस ड्रैगन के ऊपर इस फ्लोर का किंग बैठा होता है जिसका नाम बैरन होता है। उसका ऑरा इतना खतरनाक होता है कि जिन्वो को महसूस हो रहा होता है। उस डीमन के ऑरे को एसिल भी फील कर रही होती है। अब वो डीमन भी अपनी डीमन आर्मी को समन करता है। वो आर्मी जिन्वो के ऊपर अटैक कर देती है। फिर जिन्वो भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और इन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन्वो की समनिंग पावर देख के एसिल हैरान हो जाती है। फिर बैरन आसमान में एक लेजर अटैक करता है जिससे बादलों में से बिजली सभी के ऊपर जाके गिरती है, जिससे जिन्वो के कई सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। वो बिजली एसिल के ऊपर भी गिरने वाली होती है तो जिन्वो उसे आके बचा लेता है। जिन्वो कहता है कि ये बिजली कोई आम
बिजली नहीं है, ये बहुत खतरनाक अटैक है। जिन्वू कहता है कि चाहे मेरे सोल्जर्स वापस जिंदा हो जाएंगे पर वो मेरी पावर बहुत ले रहे हैं। अब जिन्वू बैरन के ऊपर अटैक करने को जाता है। वो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी को यूज करता है और डैश स्किल को भी। स्टेल्थ एबिलिटी से वो गायब हो जाता है और डैश एबिलिटी से वो तेज हो जाता है। जैसे ही वो बैरन के ऊपर अटैक करने लगता है तो बैरन उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसके स्टेल्थ एबिलिटी को रोक देता है। ये देख के जिन्वू बहुत हैरान होता है और बोलता है कि क्या इसने मेरी स्टेल्थ एबिलिटी को देख लिया क्या। बैरन जिन्वू को उठाकर जमीन में पटकता है और उस पे एक बिजली से अटैक करता है, जिसे फैंग अपने फायर मैजिक से रिफ्लेक्ट कर देता है। इग्रिस अपनी तलवार से उस ड्रैगन की गर्दन काट देता है और अब बैरन नीचे आ जाता है। इस सीन शिफ्ट होता है और हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर जापान गिल्ड के मेंबर्स भी आए होते हैं। इस गिल्ड का नाम ड्रासफोर्ड गिल्ड होता है और हम उसके गिल्ड मास्टर को भी देखते हैं जिसका नाम गोटो रियूजी होता है। हमें पता चलता है कि ड्रासफोर्ड गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है। इसमें 11 एस रैंक हंटर्स हैं और ये गिल्ड एशिया में नंबर 2 पर है। गोटो रियूजी और उसकी मैनेजर बताती है कि हमने इस आंट मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की है। हमें पता चला है कि ये आंट मॉन्स्टर सिर्फ 1 साल तक जिंदा रह सकती हैं और जैसे ही क्वीन आंट मर जाएगी उसके 1 साल बाद बाकी के मॉन्स्टर्स भी मर जाएंगे। मैनेजर बताती है कि हमें रिसर्च से पता चला है कि ये आंट्स सिर्फ पावरफुल मैजिक की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। फिर गोटो रियूजी बोलता है कि हम एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। वो बोलता है कि हमारे 11 एस रैंक हंटर में से 10 इंक्लूड होंगे और उनमें से मैं भी एक हूँगा। और वो प्लान में बताता है कि वो सभी आंट्स के लिए खुद चारा बनेंगे और दूसरों को कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें क्वीन को मारना होगा। फिर प्रेसिडेंट गो ये सुनते उनकी प्लान के ऊपर मान जाते हैं। इधर हम जिन्वू की फाइट देखते हैं। यहाँ सभी सोल्जर्स एक दूसरे को मार रहे होते हैं और जिन्वू की एमपी भी जल्दी ही खत्म होने वाली होती है और जिन्वू उस बैरन के ऊपर अटैक करता है तो बैरन उसके अटैक को रोक लेता है और जिन्वू के सिर को एक हाथ से पकड़ लेता है और जैसे ही बैरन उसे मारने वाला होता है तो बीच में फैंग आकर उसके अटैक को रोक लेता है और इग्रिस और फैंग बैरन को पीछे से पकड़ लेते हैं। फिर बैरन एक अपना पावरफुल अटैक लॉन्च करता है जिससे जिन्वू के सभी सोल्जर्स मर जाते हैं और उसकी एमपी भी 0 हो जाती है। अब बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और बैरन और जिन्वू के बीच एक 1v1 बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये लड़ाई काफी देर चलती है पर बैरन जिन्वू के ऊपर भारी पड़ रहा था और बैरन के एक अटैक से जिन्वू के हाथ से उसके हथियार छूट जाते हैं। अब बैरन उस पर अटैक करने ही वाला होता है तो जिन्वू अपने हाथों से उसका अटैक रोक लेता है पर बैरन के हाथ तो रुक जाते हैं पर वो अपने मुंह से अटैक करने वाला होता है। फिर जिन्वू अपनी बूस्टेड पावर और रूलर्स हैंड को यूज करता है और उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। जिन्वू अपनी स्ट्रेंथ से बैरन के हाथ तोड़ देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे बैरन की गर्दन टूट जाती है और ये शानदार बैटल जिन्वू जीत जाता है और इस 100 फ्लोर को क्लियर कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल एनिमे